हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के उस लेक्चर की जहां पर हम प्रीवियस ईयर के उन सारे शब्दों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पहले पूछे आ चुके हैं। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज़ डू वॉच द कंप्लीट वीडियो, आई मीन फुल वीडियो। डू नॉट स्किप दिस वीडियो विदाउट वॉचिंग इट completely. Today we have 18 one-word substitutions. What exactly we have to do? We have to choose a correct option. I mean, we have to choose the options which are correct here. Fine. इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो पुराने लेक्चर्स किए हुए हैं, आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, तैयार कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरह से हम लोग हर उस वर्ड को डिस्कस करेंगे जो हमारे सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट में है, यानी कि उसके इंडेक्स में है। उसको रिवाइज करने के साथ साथ उसको पढ़ेंगे भी कि किस तरह हमारे एग्जाम में वो आता है। धीरे धीरे करते करते हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह के सारे वर्ड डिस्कस कर लेंगे और पता करेंगे कि कैसे हमारे एग्जाम में चीज़ें आती हैं। आज हमारे सामने नंबर फर्स्ट एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि लिखा हुआ है ईजी टू बी फूल्ड। इट मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसको उल्लू बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसके लिए हम लोग कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे आपको बताना है। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, सबमिसिव, नेव, नाइव और इम्पोस्टर। अब जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ उनको पता होगा ये बात अच्छे से कि इन चारों ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन चूज़ करेंगे, वो है हमारा थर्ड वन, यानी कि नाइव, भोला भाला, सीधा साधा। एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको उल्लू बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा होता है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको दोस्तों नाइव कहते हैं। स्पेलिंग हमारी है NAIVE। अब इन सारे वन वर्ड को डिस्कस करने के साथ साथ हम करने वाले क्या हैं, इन सारे वन वर्ड डिस्कस करने के साथ साथ हम उसके ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने पहला लिखा हुआ है सबमिसिव। अब सबमिसिव क्या है? देखिए, सबमिसिव वो उस इंसान के लगाते हैं जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, यानी उस इंसान पर डोमिनेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका मतलब हो जाएगा एक ऐसा इंसान जिसको दबाना बहुत ज़्यादा आसान हो, यानी कि सबमिसिव। सबमिसिव जिसको डोमिनेट करना आसान हो। नाइव हमारा सही ऑप्शन होगा जिसको उल्लू बनाना आसान हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सीधा इंसान। बात करेंगे नेव की। नेव और इम्पोस्टर ये दोनों चालबाज इंसान के लिए हैं। एक ऐसे इंसान जो कि पाखंडी हैं या बहुत ज़्यादा चालाक हैं, धूर्त हैं, इनके लगाते हैं। इम्पोस्टर एक ऐसा इंसान जो दिखावटी सीधा बनने की कोशिश करता है, दिखावटी आपको आडंबर करने की कोशिश करता है लेकिन सीधा नहीं होता। नेव जो होता है वो चालाक के लिए, यानी कि धूर्त इंसान के पराचे लगाते हैं, यानी कि ऐसा इंसान जिसका कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बुरा है और वो अपने इल रेपुटेशन के लोगों में फेमस है। तो हमें करना क्या है, हमें जो सही ऑप्शन चूज़ करना है वो कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, वो नाइव चूज़ करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन। दिस इज फिट टू बी चोजन। सेकंड क्वेश्चन, जिसको चुनना आसान हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जो चुने जाने के योग्य हो। इसके लिए हमें कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है? चार ऑप्शन मेरे सामने लिखे हुए हैं। पहला है एलिजिबल, दूसरा है इलिजिबल, तीसरा है सेटिएबल, चौथा है ऑब्सोलीट। अब हम जानते हैं अच्छे से कि इन चारों ऑप्शन में से हमें जो ऑप्शन चूज़ करना है वो ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है? एलिजिबल, जिसको आसानी से चुना जा सके, यानी जिसके अंदर चुने जाने के लिए सारी क्वालिटीज़ अवेलेबल है। तो एक ऐसा इंसान जिसको चुनना आसान हो, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? वो एलिजिबल कहलाएगा। और जिसको आसानी से पढ़ा ना जा सके, ऐसी राइटिंग जो पढ़ने में क्लियर नहीं है, ऐसी राइटिंग के इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? एलिजिबल यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया ना? ठीक है। सेटिएबल का मतलब होता है जिसको संतुष्ट यानी कि सैचुरेट किया जा सके। एंड दैट इज़ द रीज़न, अगर हम इसका उल्टा करेंगे इनसैटिएबल, तो जिसको संतुष्ट ना किया जा सके हो जाएगा। यानी कि इनसैटिएबल हमारा एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चीज़ जिसको सैचुरेट ना किया जा सके। ऑब्सोलीट उस फॉर्मेट के लिए उस चीज़ के लगाते हैं जिसका यूज़ अब नहीं रह गया है। इंग्लिश में लिख कर आता है नो लॉन्गर इन यूज़। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा एलिजिबल, चुने जाने के योग्य। दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा एलिजिबल, जिसको पढ़ना जा सके। तीसरा हो जाएगा सेटिएबल, जो संतुष्ट किया जा सके, जिसको सैचुरेट किया जा सके। ऑब्सोलीट जो हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा जो यूज़ में ना हो। अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर थर्ड ऑप्शन की। वन हु लेंड्स मनी, जो पैसे उधार देता है लोगों को, ऑन हायर इंटरेस्ट रेट, ऊंचे ब्याज की दरों पर। एक ऐसा सूदखोर जो लोगों को ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर ब्याज पर पैसे देता है, उधार देता है। ऐसे इंसान के लिए हमारे सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑक्यूलिस्ट, ऑम्बड्समैन, यूजोपर एंड यूजर। अब हमें को क्या करना है, हमको इसमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहले वाला, एक ऐसा इंसान जो लोगों को ऊंचे ब्याज की दरों पर
उधार पैसा देता है उस इंसान को यूजरर कहेंगे, USURER। क्लियर हो गया। सेकंड जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा दूसरों की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाला। ठीक, ऑप्शन के तौर पर अगर देखें तो ये ऑप्शन के तौर पर आता है, लेकिन जो हमारा मेनली क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के तौर पर यही आता है, कभी इस पर कोई क्वेश्चन बनकर नहीं आया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर थर्ड की, ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन एक बेहद इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपने इससे पहले ये नहीं पढ़ा हुआ है इसलिए कह रहा हूँ, उसको पढ़िए और उसको नोट करिए। ओम्बड्समैन एक ऐसे इंसान की लगाते हैं जो ओम्बड्समैन एक ऐसे इंसान की लगाते हैं जो पब्लिक की समस्याओं को सरकार तक ले जाने का काम करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओम्बड्समैन एक ऐसे इंसान के लगाते हैं जो पब्लिक की समस्याओं को सरकार तक ले जाने का काम करता है। इंग्लिश में क्या कहलाएगा? ओम्बड्समैन कहलाएगा। और जो नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक ऐसा डॉक्टर जो आंखों की समस्याओं को ट्रीट करता है, उस डॉक्टर को हम इंग्लिश में ऑक्यूलिस्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर चौथे ऑप्शन की, टू गेट रिड ऑफ ओल्ड स्किन। पुरानी स्किन से छुटकारा पाना या पुराने नेल्स से छुटकारा पाना। जब कोई ऐसा जानवर, स्पेशली ऐसा कोई जीव जैसे कि सांप आपने ले लिया है, वो अपनी पुरानी केचुल को यानी कि स्किन को उतार देता है और नई स्किन धारण करता है। पक्षी जो होते हैं वो अपने पंख पुराने जो पंख होते हैं वो उनके शरीर से झड़ जाते हैं और नए पंख आते हैं। इस प्रोसेस को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अब पहला ऑप्शन है माउल्ड। माउल्ड का मतलब वैसे तो ढालना होता है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। दो ऑप्शन लिखे हुए एक्सटर्पेट और माउल्ट। माउल्ट हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि माउल्ट का मतलब होता है अपने शरीर की स्किन या पंख इत्यादि से छुटकारा पाना। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों एक्सटर्पेट की, तो एक्सटर्पेट का मतलब छुटकारा पाना होता है, लेकिन स्किन से छुटकारा पाने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं माउल्ट का। तो आज के बाद जब भी आपको किसी सांप की बात की जाएगी कि किसी सांप का स्किन उतारना या किसी का नेल उतारना, किसी का पंख उतारना, ये जो प्रोसेस होता है इंग्लिश में क्या कहलाएगा? वो माउल्ट कहलाएगा। अब नंबर 5 की बात कर रहे हैं, चेंज योर फॉर्म। एक अपना स्वरूप चेंज कर लेना, भेष बदल लेना। टू बीगाइल, पहले तो बीगाइल का मतलब आप लोग नोट कर लीजिए। बीगाइल का मतलब होता है, देखिए अब ध्यान दीजिए, देखिए गाइल का मतलब होता है बच्चों धोखा। गाइल का मतलब बच्चों क्या होता है? धोखा। तो बीगाइल का मतलब क्या हो जाएगा? किसी इंसान को धोखा देना। तो जब कोई इंसान अपना भेष बदल लेता है लोगों को धोखा देने के लिए, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, तो फाइनली हमें भेष बदलने की इंग्लिश बतानी है, क्या होगी? पहला लिखा हुआ डिस्टिंग्विश, दूसरा है डिसगाइज, तीसरा है इम्पाउंड, चौथा है कॉन्फिस्केट। अब हमको इनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है बेटा भेष बदलना। डिसगाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है? भेष बदलना। डिस्टिंग्विश जो होगा इसका मतलब हो जाएगा दो चीज़ों में अंतर पैदा करना। जब भी आप दो चीज़ों में अंतर पैदा करते हैं, दो चीज़ों में भेद पैदा करते हैं, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? डिस्टिंग्विश कहलाएगा। बात करेंगे यहाँ पर इम्पाउंड की। इम्पाउंड और कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। जब भी पुलिस या सरकार आपका कोई भी चीज़ जब्त कर लेती है, इंग्लिश में वो कॉन्फिस्केट या इम्पाउंड कहलाता है। वैसे जब बाइक को जब्त कर लिया जाता है पुलिस द्वारा, तो जिस वर्ड का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं वो इम्पाउंड है। और जब आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया जाता है, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? कॉन्फिस्केट। लेकिन दोनों के लिए सीज बड़ा ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश का मतलब हो जाएगा दो चीज़ों में अंतर पैदा करना, किसी खास क्वालिटी के आधार पर दो चीज़ों में अंतर पैदा करना। ठीक है, और डिसगाइज का मतलब भेष बदलना हो जाएगा, और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डिसगाइज ही हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं इम्पाउंड का मतलब जब्त करना और कॉन्फिस्केट का मतलब क्या हो जाएगा? जब्त करना हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 6 की, वन हु ट्रीट्स विद आई डिजीजेस। अभी मैं थोड़े पहले बताया आपको, जो आँखों की बीमारियों का इलाज करता है, ट्रीट विद का मतलब इलाज करना हो जाएगा, जो आँखों की बीमारियों का इलाज करता है, उस डॉक्टर के लिए हम लोग कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑक्यूलिस्ट, ऑप्टिशियन और इक्वेस्ट्रियन। इन तीनों में से जो हम ऑप्शन चूज़ करेंगे बेटा, वो कौन सा चूज़ करेंगे? ऑक्यूलिस्ट चूज़ करेंगे। ऑक्यूलिस्ट कौन है? नेत्र रोग विशेषज्ञ। ऑप्टिशियन नहीं होता, ऑप्टिशियन तो चश्मे की दुकान वाला होता है, जो चश्मा आपका ठीक करता है, तो वो ऑप्टिशियन कहलाएगा। इक्वेस्ट्रियन जो होता है वो घुड़सवार के लिए बात करते हैं। मैं प्रोफेशनल राइडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घोड़े पे सवार इंसान की बात कर रहा हूँ, राइडिंग ऑन द हॉर्स। अब बात करेंगे नंबर 7 की। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रीचर्स एक्टिव एट नाइट। एक ऐसे जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं जो हमारे नाइट में एक्टिव होते हैं, यानी कि वो जीव जो रात्रिचर होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी हैव 3 ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉक्टर्नल, द सेकंड ऑप्शन इज कॉल्ड डायर्नल एंड द थर्ड इज कॉल्ड एम्फीबियन। आपको जो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा इसमें से रात्रिचर प्राणियों के लिए, वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नॉक्टर्नल।
नॉक्टर्नल चूज़ करेंगे ऐसे जीवों के लिए, प्राणियों के लिए जो कि कौन है, रात में एक्टिव होते हैं, रात्रिचर होते हैं। डायर्नल लगाएंगे दिनचर के लिए, यानी कि एक ऐसे जीव जो कि हमारे दिन में एक्टिव होते हैं। और एम्फीबियंस जो लगाएंगे वो किसके लगाएंगे, जो उभयचर होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो पानी में भी जीवित रह सकते हैं, चल सकते हैं, और जो ज़मीन पर भी जीवित रह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जैसे कि आप एज एन एग्जांपल स्नेक की बात कर सकते हो। जो हमारा स्नेक है वो भी क्या है, उभयचर यानी कि एम्फीबियन है। तो नॉक्टर्नल एक्टिव एट नाइट, डायर्नल एक्टिव इन द डे, एंड एम्फीबियन जो ऐसे क्रीचर्स जो पानी में और ज़मीन दोनों पर एक्टिव रह सकते हैं, दोनों पर चल सकते हैं, दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। और नेत्र रोग विशेषज्ञ क्या कहलाएगा, ऑक्यूलिस्ट कहलाएगा। अब हम बात करेंगे नंबर यहाँ पर देखिए 8वें की, वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता है। 4 ऑप्शन है, सैमरिटन, अल्ट्रुइस्ट, मिज़anthropist और यूजरर। अब इन चारों ऑप्शन में हमको सही ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पर जो 2 क्लोज ऑप्शन बनेंगे हमारे, वो पहला बनेगा एक सैमरिटन बनेगा, दूसरा बनेगा अल्ट्रुइस्ट। अब हमको इन दोनों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। देखिए जो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा वो सही ऑप्शन होगा सैमरिटन, क्योंकि आपको पता है एक मुहावरा यानी कि इडियम बनता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं अ गुड सैमरिटन, एक ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। लेकिन अगर बात करेंगे अल्ट्रुइस्ट, तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब जो लोगों का भला चाहता है। लेकिन भला करने वाले की अगर बात करेंगे तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी सैमरिटन को। इसीलिए अ गुड सैमरिटन जब मुहावरा यानी कि इडियम आता है तो हम पहले उसी को चूज़ करते हैं ऑप्शन के तौर पर, यही सही हमारा ऑप्शन क्लिक होगा। तो फिर से देख लीजिए, जो दूसरों की मदद करता है वो सैमरिटन कहलाएगा। ये नहीं करेंगे, ये जब भी आएगा पेपर में तो आपको ऑप्शन के तौर पर ये वाला क्वेश्चन भी दिया होगा। एक्टिव एट नाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉक्टर्नल हो जाएगा। अब जो आंखों का इलाज करेगा वो ऑक्यूलिस्ट कहलाएगा, और अपना भेष बदलना इंग्लिश में डिसगाइज कहलाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं, डिसगाइज कहलाएगा। याद रखिएगा, मैंने इसको सही ऑप्शन किया हुआ है। ठीक है, चलिए। प्लेस वेयर टू रिवर्स मिक्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं, यानी जो जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, ऐसी जगह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐसी जगह को हम लोग बड़ा इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए कॉन्फ्लुएंस। ये देखिए कॉन्फ्लुएंस का मतलब हो जाएगा 2 नदियों के मिलने का स्थान, यानी कि मीटिंग प्लेस ऑफ 2 रिवर्स। ठीक है। एमरजेंस बना हुआ है, एमर्ज से, एमर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का उभर कर सामने आना, यानी कि सडनली प्रकट होना। बात करेंगे अमेजन की, अमेजन माने होता है उत्सर्जन। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी सूरज से निकलती हैं या मोबाइल से निकलती हैं, तो उस उत्सर्जन को बाहर निकलने इंग्लिश में अमेजन कहेंगे। और एमलगमेशन जो हमारा होगा वो मिश्रण यानी कि मिक्सचर के लिए यूज़ किया जाएगा। क्लियर बेटा, 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है नो लॉन्गर इन यूज़, जो यूज़ में ना हो, यानी कि अब वो प्रचलन में नहीं रह गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे। देखिए ज़रा ऑप्शन लिखे हुए 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए ज़रा एक बार। इसमें स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्या हो जाएगा, जो प्रचलन में नहीं है, जो अब यूज़ में नहीं रह गया है। अब इन दोनों ऑप्शन में कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों बेकार ऑप्शन है। लेकिन जो सही ऑप्शन हमारा ब्यूकॉलिक बनेगा, ब्यूकॉलिक लगाएंगे रस्टिक यानी कि विलेज साइड के लिए। जब भी हम लोग विलेज बैकग्राउंड की बात करते हैं, पास्टोरल बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो ग्रामीण से क्षेत्रों से संबंधित चीज़ों के लिए भी इंग्लिश में ब्यूकॉलिक कहते हैं। ब्यूकॉलिक का स्नेम रस्टिक होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने पुराना सेशन अटेंड किया हो तो पुराने सेशन आपके सामने लिखा होगा। तो जो सही ऑप्शन हमको चूज़ करना है, द करेक्ट ऑप्शन वी हैव टू चूज़ हियर, दिस इज ऑब्सोलीट। And bucolic means rustic, I mean something which is related to countryside or something which is related to village. Fine. Now, a person, one who looks after horses. Look after means होता है take care, I mean देखभाल करना। जो यहाँ पर वन वर्ड के तौर पे देखा जाएगा, जो घोड़ों की देखभाल करेगा उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। अब वी हैव 3 ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज इक्वेस्ट्रियन। अभी मैंने बताया कि जो घोड़े पे सवार है वो इंग्लिश में क्या कहलाएगा, इक्वेस्ट्रियन कहलाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉकी लगाते हैं प्रोफेशनल राइडर के लिए, जो रेस में प्रोफेशनल राइडर पार्टिसिपेट करते हैं। वी हैव टू चूज़ दिस ऑप्शन, वहाँ पर ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेशनल राइडर लिख कर आएगा। जो राइडर प्रोफेशनल होता है इंग्लिश में क्या कहलाएगा, जॉकी कहलाएगा। ऑस्टलर हमारा सही ऑप्शन कहलाएगा। और जिन्होंने पुराना सेशन देखा उनको पता है कि ग्रूम, GROOM, ये भी लगाते हैं एक ऐसे इंसान के लिए जो घोड़ों की देखभाल करता है। अब ये टेबल क्लियर हो गया ना, बढ़िया। बात करेंगे यहाँ पर, देखिए लेट अस टॉक अबाउट द 12th ऑप्शन, 12th क्वेश्चन रिलेटेड टू कैट्स।
वी हैव 4 ऑप्शंस एंड आपको बताना है वी हैव टू चूज अ राइट वन कि विच एडजेक्टिव इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद कैट्स और विच टॉक अबाउट द cats. The first option is called simian, the next is bovine, third is feline, and fourth is canine. So now we have to simply choose the correct option here. But exactly I think you must have chosen feline. ये किससे संबंधित हो जाएगा? कैट से, क्योंकि जो बाकी के 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं ये हमारे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। कैनाइन जो बात करेंगे यहाँ पर वो कराएंगे किससे? डॉग से, ठीक है। सीमेन बात करेंगे मेरे भाई मंकी से, और यहाँ पर बोवाइन जो बात करेंगे वो करेंगे कैटल से। फिर से देख लीजिए, फेलाइन जो होगा वो कैट से रिलेटेड हो जाएगा, सीमेन जो रिलेटेड होगा वो कैट उससे मंकी से होगा, बोवाइन हो जाएगा कैटल से, कैनाइन हो जाएगा कुत्ते से यानी कि डॉग से, ठीक है। सो वेरी सिंपली वी हैव कंप्लीटेड 12 क्वेश्चंस। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसको उल्लू बनाया जा सके वो नाइव, जो चुने जाने योग्य वो एलिजिबल, जो ऊंचे ब्याज की दरों पर पैसा उधार देता है सूदखोर, इंग्लिश में यूजर कहलाएगा। और अगर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग चौथे की, टू गेट रिड ऑफ ओल्ड स्किन, पुराने स्किन से छुटकारा पाना, पुराने नेल से छुटकारा पाना, इंग्लिश में क्या कहलाएगा भाई? हमारा माउल्ट कहलाएगा। चेंज योर फॉर्म, भेष बदलना, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? डिस्गाइज कहलाएगा। एंड अ डॉक्टर हु ट्रीट्स विद आई डिजीजेज, द डॉक्टर इज कॉल्ड ऑक्यूलिस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। आर क्रीचर्स एक्टिव एट नाइट? At night active, these are called nocturnal, and active at day are called diurnal. A person, one who helps others, a good Samaritan, or you can call Samaritan. We don't have to choose this option, altruist. ये वहाँ पर ज़रूर होगा, वहाँ पर चूज़ नहीं करना है, हमें यही चूज़ करना है, इसी को प्रायोरिटी देंगे। A place where two rivers mix with each other are called, this place is called confluence. I mean, उनका संगम जो वो कॉन्फ्लुएंस कहलाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर प्लेस नहीं लिखा होना चाहिए था, यहाँ लिखा होना चाहिए कि मीटिंग ऑफ टू रिवर्स। नो लॉन्गर इन यूज़, ये कहलाएगा ऑब्सोलीट। वन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस, ये कहलाएगा ऑस्लर, और ऑस्लर नहीं करना चाहते तो ग्रूम कर सकते हैं, GROOM। रिलेटेड टू कैट्स, बात करेंगे कैट से संबंधित तो हमारे कहलाएगा फेलाइन, और जो कैनाइन होगा वो क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू डॉग्स, ठीक। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करेंगे टू सीज ऑफिशियली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब भी हम लोग आधिकारिक तौर पर सरकार हमारी कोई भी चीज़ को जब्त कर लेती है तो इंग्लिश में जब्त करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेंगे? सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट माने क्या होगा? जब्त करना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो तीसरे के 3 बाकी ऑप्शंस लेके उनका मतलब क्या होगा। देखिए, एडम्बरेट का मतलब होता है जब आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लेते हैं ना, आपने देखा होगा आप पढ़ते समय इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लेते हैं, इंग्लिश में एडम्बरेट कहलाता है। इलेबरेट जो होगा वो किसी चीज़ का विस्तार से वर्णन करना होगा, यानी कि डिस्क्राइब का सही ऑप्शन बनेगा। डिस्क्राइब माने वर्णन करना होता है, वैसे इलेबरेट माने भी वर्णन करना होता है। एबोमिनेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना, यानी किसी चीज़ से घिन आना। आपको जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है इंग्लिश में ये एबोमिनेट यूज़ करता है, ठीक। तो सही ऑप्शन कौन सा चूज़ करेंगे? कॉन्फिस्केट। अब बात करते हैं नंबर 14 की। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बात करता है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। वल्यूबल, रेटिसेंट, माइजर, पग्नेशियस। वल्यूबल, रेटिसेंट, माइजर, पग्नेशियस। अब देखिए, वल्यूबल हमारा सही ऑप्शन होगा क्योंकि वल्यूबल लोकेशियस और गैरुलस का सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची बनता है। रेटिसेंट कम बोलने वाला, माइजर कंजूस, और पग्नेशियस समवन हु फाइट्स अलॉट, समवन हु क्वेरल्स अलॉट, झगड़ालू इंसान। झगड़ालू इंसान इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पग्नेशियस कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वल्यूबल, ज़्यादा बोलने वाला यानी कि लोकेशियस या गैरुलस। कम बोलने वाला कौन हो जाएगा? रेटिसेंट या टैसिटर्न। अब बात करेंगे, देखिए, लिविंग इन ग्रुप। ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कभी वाइल्ड लाइफ चैनल देखा हो तो वहाँ पर हमेशा एक बात कही जाती है, जब भी एलिफेंट्स की बात चल रही होती ना, तो एलिफेंट्स के नेचर के बारे में बताते हैं कि दिस एनिमल इज़ ग्रेगेरियस बाय नेचर। ये देखिए, ग्रेगेरियस बाय नेचर का मतलब होता है ये लोग झुंड में चलना पसंद करते हैं, ग्रुप में चलना पसंद करते हैं, इंडिविजुअल चलना पसंद नहीं करते। तो एक ऐसा इंसान जो ग्रुप में रहे, सामाजिक नहीं, मैं सामाजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक के लिए तो आप वैसे सोशेबल कर सकते हो, सोशल नहीं सोशेबल कर सकते हो, तो वो उसका ऑप्शन बन सकता है, पर्यायवाची बन सकता है। फिलहाल आपको इतना पता करना है, जो ग्रेगेरियस है उसका मतलब हो जाएगा झुंड में चलने वाले जानवर, एनिमल्स लिविंग इन ग्रुप। ये कभी कभी इंसानों के भी यूज़ कर देते हैं लेकिन जानवरों भी ज़्यादा यूज़ करता है। लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। गाँवों का एक छोटा सा ग्रुप जो होता है इंग्लिश में क्या कहलाएगा? अब लिखा हुआ पॉस, हैमलेट, ऑर्कर्ड और डिस्ट्रिक्ट।
आपने जो सही ऑप्शन चूज़ किया होगा वहाँ पर यूज कौन सा ऑप्शन चूज़ किया होगा, हैमलेट यूज़ किया होगा, क्योंकि गाँवों के छोटे से समूह के लिए हम लोग हैमलेट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो बताया था मैंने, ये बताया था स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के छोटे समूह के लिए। ऑर्किड जो होगा फलों का बाग। ठीक है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट कम है ये वाला, छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है। दो परिवारों के बीच चली आ रही पुश्तैनी रंजिश को, प्रोलॉन्ग माने क्या होता है, लंबे समय से चली आ रही चीज़ को प्रोलॉन्ग कहते हैं, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो रंजिश हो। तो दो परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही रंजिश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑप्शन है बैगर, दूसरा में फ्रे, क्विबल और फ्यूड। वैसे अगर देखा जाए तो सारे ही झगड़े के इंग्लिश हैं, इसमें से हमको वो वर्ड लगाना है जो कि पुश्तैनी रंजिश की इंग्लिश बनती है। सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो फ्यूड ही होगा, क्योंकि फ्यूड का मतलब होता है पुश्तैनी रंजिश, जो दो परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही है। बाकी तीनों झगड़े के इंग्लिश हैं। और ये जब दो परिवारों के बीच की बात करेंगे, खानदानों के बीच की बात करेंगे, तो कौन सा चूज़ करेंगे? फ्यूड चूज़ करेंगे। 18 पे लिखा हुआ है सडन इंक्रीज, एकदम से भरमार हो जाना किसी चीज़ की मात्रा में। जब किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से भरमार होता है तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं? स्पैट, प्लंज, डिलेमा, प्लेथोरा। अब देखिए स्पैट का मतलब झगड़ा होता है। ठीक, आपने अगर इसकी स्पेलिंग में ई लगा दिया तो वो भरमार हो जाएगा, ई नहीं लगा हुआ है तो झगड़ा हो जाएगा। प्लंज माने डूबना होता है, स्पेशली जब शेयर मार्केट डूबता है। डिलेमा लगाते हैं कन्फ्यूज़न के लिए, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे प्लेथोरा। प्लेथोरा चूज़ करेंगे जब किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से भरमार आ जाती है। जब किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से सडनली इंक्रीज आ जाता है, इंग्लिश में क्या कहलाता है? ये प्लेथोरा कहलाता है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 18 हियर. So finally, what we have done, we have revised all the questions based on the one word substitutions, the questions which have been asked in previous years. Simply you have to revise all these questions, and I hope you must have revised all the old videos, you must have seen all the old videos which are basically which are based on synonyms, antonyms, one word substitutions, and what and idioms. ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा. If you read all these idioms, or I mean all these questions, in this condition you will be able to learn and revise all these words again and again. Fine, so very simply keep revising, keep making revision. If you have liked this video, please make a like and make a comment ki how did you find this video, and if you have found this video interesting, so please share it among all the students who are quite curious to learn English very well. Fine guys, so let us talk about tomorrow. We will come here with a new video which will be totally based on the spotting errors or idioms, especially the practice questions. Fine, so it's time to leave now. Till then, have a nice time. Good night friends.